फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सॉलिड टेक। इस VM बैकअप एंड रेप्लिकेशन वर्जन 11 की सीरीज़ के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है Veeam प्रॉक्सी सर्वर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Veeam की इसका एजेंडा क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे अंडरस्टैंड Veeam बैकअप सर्वर्स। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएट बैकअप प्रॉक्सी ट्रांसपोर्ट मोड। उसके बाद हम देखेंगे डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट मोड एंड प्रॉक्सी सर्वर पोजिशनिंग। उसके बाद हम डेमो करेंगे कॉन्फ़िगर अ बैकअप प्रॉक्सी सर्वर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ़िगर नेटवर्क ट्रैफिक रूल्स एंड प्रीफर्ड नेटवर्क्स आर अंडरस्टैंडिंग द गेट इंटरेक्शन द प्रॉक्सी। तो सबसे पहले मैं आपको समरी में ही बता दूंगा Veeam प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। बेसिकली Veeam प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि आपके Veeam के पास बहुत सारे रोल्स होते हैं, जिसमें से एक रोल होता है प्रॉक्सी सर्वर का। प्रॉक्सी सर्वर का रोल ये करता है कि आप जब भी किसी VM का बैकअप लेते हैं तो उस VM की क्या होगी, सारी जितना भी डेटा होगा, जितनी भी उसकी VMD के फाइल या उसकी जितनी भी OS की फाइल या डेटा की फाइलें होंगी, वो उसकी उस VM से मूव करेंगी कहाँ पे, बैकअप रिपोजिटरी में। तो जो जितनी भी डेटा मूवमेंट होती है, जो डेटा मूवमेंट का काम है, वो जो सारा फंक्शंस हैं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है, Veeam बैकअप सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो ये रोल उसी सर्वर के पास चला जाता है। लेकिन जब बड़ा इन्वायरमेंट होता है, जैसे मैंने बहुत सारे इन्वायरमेंट देखे हैं जहाँ पे जो है जिनके बैकअप साइज़ बड़े हैं और बाकी बैकअप जॉब ज़्यादा हैं, तो उनके पास ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि उनके पास पूरी रात हो जाती है लेकिन बैकअप कंप्लीट नहीं होता। उसका रीज़न यही होता है कि उनका जो नेटवर्क का जो पोर्शन है, जो नेटवर्क ट्रांसफ़र है, वो Veeam का सर्वर ही वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, जो एक वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, फिजिकल मशीन भी हो सकती है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम आज की वीडियो में देखेंगे और ये सब देखेंगे कि उसको किस तरह से किस कॉन्फ़िगरेशन में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैकअप प्रॉक्सीज आर पोजीशन बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट एंड बैकअप सर्वर। यानी आपका जो भी बैकअप Veeam प्रॉक्सी सर्वर बनाएंगे वो कहाँ पे होगा, आपके Veeam सर्वर के दरमियान और आपका जो भी आपका बैकअप सर्वर है, जो सर्वर जिससे आपने लेना है बैकअप, उसके दरमियान उसको रखा जाएगा। As a backup server administrator, the task proxies process the jobs and deliver backup traffic. यानी जितना भी बैकअप ट्रैफिक को हैंडलिंग करेगा वो कौन करेगा, वो बैकअप सर्वर आपका प्रॉक्सी सर्वर करेगा। और जो आपका बैकअप सर्वर है, जो आपका Veeam सर्वर, वो उसको खाली एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसके जॉब के अंदर कोई भी उसका रोल नहीं होता। बैकअप सर्वर कैन बी बैकअप प्रॉक्सी सर्वर। अब मैंने आपको बताया था ना, जो बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन होती है उसमें बैकअप सर्वर ही जो होता है वो प्रॉक्सी सर्वर का रोल भी वही परफॉर्म करता है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन में होता है। बैकअप प्रॉक्सीज आर क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम बैकअप सर्वर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो कंपोनेंट होता है, तो बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने से होता क्या है कि Veeam के जो बेसिक सर्वर है हमारा, उस पर से लोड कम हो जाता है, तो ये लोड भी शेयरिंग भी करता है। अब जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैकअप सर्वर की, वो कौन कौन सी होती हैं। बैकअप सर्वर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। रिट्रीविंग VM मेटा डेटा, यानी जितनी भी VM की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस VM की, वो सारी वो रिट्रीव करता है प्रॉक्सी सर्वर। उसके बाद क्या करता है, कंप्रेसिंग, डुप्लीकेटिंग एंड इनक्रप्टिंग डेटा प्रियर टू ट्रांसफ़र। यानी ट्रांसफ़र करने से पहले, उसका बैकअप लेने से पहले वो सारा इंक्रिप्शन वगैरह डेटा के साथ करता है। ये भी Veeam बैकअप सर्वर की Veeam प्रॉक्सी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद क्या करता है, वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है। The primary role of backup server is optimize the efficiency of the data transfer। यानी देखें, इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, ऑप्टिमाइज करना है डेटा ट्रांसफर के रोल को, कि डेटा कितने अच्छे तरीके से ट्रांसफर होता है मशीन से हमारी रिपोजिटरी तक। तो ये रोल होता है किसका, बैकअप प्रॉक्सी सर्वर का। अच्छा, डिजाइन डिसीजन आर नेसेसरी टू डिटरमाइन विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सर्वर टू दिस पर्पस। बेसिकली अब आप ये करता किस तरह से, तो इसको करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्ट का, कि आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट रोल किस तरह से डिफाइन होता है। तो जो इस बैकअप प्रॉक्सी के अंदर ट्रांसपोर्ट रोल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस, दूसरा होता है वर्चुअल अप्लायंस और तीसरा होता है नेटवर्क लोड डिवाइस। हम इसको ज़रा देख भी लेते हैं कि ये होते गए। तो इसके लिए आप खुद चले जाएँ अपने वेब ब्राउज़र पर और यहाँ लिखें Veeam बैकअप एंड एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट मोड। जो पहला लिंक आएगा इसके अंदर आपको देखें लिखा हुआ भी होगा, आर ट्रांसपोर्ट मोड इज़ अ मैथड दैट इज़ यूज बाय Veeam डेटा मूवर to retrieve VM data from the source and write VM data to the target। यानी ये इसका सिंपल काम है कि डेटा को सोर्स से लेके टारगेट पे राइट करना। जॉब एफिशिएंसी एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जॉब कंप्लीशन इज ग्रेटली डिपेंड अपॉन द ट्रांसपोर्ट मोड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट मोड सेलेक्ट कर लेंगे सही, जो आपका अप्रोप्रिएट है,
तो उससे क्या होगा, आपका जो जॉब का टाइम होगा और जो जो जॉब कंप्लीशन होगा वो सारा डिपेंड कर रहा होगा आपके ट्रांसपोर्ट मोड पे। तो 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस, एक होता है वर्चुअल अप्लायंसेस और एक होता है नेटवर्क। हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा होता है और कौन सा कहाँ यूज़ होता है। तो हम स्लाइड पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस। डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस क्या होता है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस प्रॉक्सीज आर फिजिकल मशीन। अगर आप ये ट्रांसपोर्ट मेथड ले रहे हैं तो आपके लिए रिकमेंडेशन होती है कि डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस के लिए आपके पास जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं वो फिजिकल होनी चाहिए, वर्चुअल नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि आपकी जो फिजिकल मशीन होती है वो डायरेक्टली आपकी जो स्टोरेज होती है जिसपे आपकी VMs रिसाइड करती हैं उसके साथ डायरेक्ट अटैच होती हैं किसी फाइबर के थ्रू या किसी और मीडिया के थ्रू। जो है वो डायरेक्ट आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो डायरेक्ट आपके स्टोरेज के साथ अटैच होता है। इसीलिए वो क्या करता है, नेटवर्क को बाईपास करता हुआ सारा ट्रैफिक को मूव करा देता है। तो इसी को हम देख लेते हैं। लिटरल डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस इज दैट द प्रॉक्सी मस्ट हैव द डायरेक्ट एक्सेस विया HB। HB क्या होता है, होस्ट बस एडाप्टर होता है। ये बेसिकली ये फाइबर का एक कार्ड होता है जिससे आप अपने SAN को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, स्टोरेज वॉल्यूम मस्ट बी एक्सपोज टू द प्रॉक्सी सर्वर OS। मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट OS को एक्सेस कर ले आपका प्रॉक्सी सर्वर। वॉल्यूम मस्ट बी विजिबल बट नॉट बी द इनिशियलाइज्ड बाय द प्रॉक्सी सर्वर OS। एक्सप्लोजर मिस कॉन्फ़िगरेशन कैन करप्ट द वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद दूसरा मोड होता है वर्चुअल अप्लायंसेस का। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये डायरेक्ट स्टोरेज मोड जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ हो रहा होता है क्योंकि इसके लिए आपको फिजिकल सर्वर चाहिए होता है। जो अगर आपका छोटा सा इन्वायरमेंट है, लेट सपोज आपके 1000-2000 PCs हैं की नोड का नेटवर्क है, तो आपको फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो हमारा है वर्चुअल अप्लायंस का। वर्चुअल अप्लायंस भी क्या है, जैसे मेरे पास भी वर्चुअल अप्लायंस की 5 मशीनें हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वर्कलोड जो है वो 50+ है। तो मैंने 5 मशीनें रखी हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डेटाबेस के लिए मैं अलग प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करता हूँ और AD और एक्सचेंज के लिए अलग यूज़ करता हूँ और एप्लीकेशन सर्वर्स के लिए मैं अलग यूज़ करता हूँ। तो वर्चुअल अप्लायंस में क्या होता है, लेस एफिशिएंट दैट द डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस बट मोर एफिशिएंट दैन द नेटवर्क मोड। यानी ये इसका जो है वो मीडियम सी परफॉर्मेंस होती है, ना बहुत अच्छी होती है ना बहुत ख़राब होती है। रिकमेंडेड व्हेन द बैकअप प्रॉक्सी इज अ वर्चुअल मशीन। यानी आपके केस में या मेरे केस में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी बैकअप प्रॉक्सी बनाते हैं वो वर्चुअल मशीन होती हैं। तो उसके अंदर जो हम ट्रांसपोर्ट मोड रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, वर्चुअल अप्लायंस का। मैं भी आपको रख के भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये बेसिकली करता है क्या है, यूजेस द VM SCSI हॉट एड टू अटैच द VM वर्चुअल डिस्क टू द प्रॉक्सी सर्वर VM। बेसिकली ये करता ये है कि जो VM होती है, जो आप जिसका आपको बैकअप लेना है, उसको आपके प्रॉक्सी सर्वर की VM के साथ अटैच करता है, उसकी हार्ड ड्राइव के साथ अटैच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर बैकअप का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है। VM डेटा इज रिटन और रिट्रीव डायरेक्टली टू और फ्रॉम द डेटा स्टोर बाईपासिंग द नेटवर्क। इसके अंदर भी क्या होता है, हमारा नेटवर्क बाईपास हो जाता है। यानी आपका एक डेटा स्टोर जिसमें आपकी VM रिसाइड कर रही है और दूसरा जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है वो भी उसी में रिसाइड कर रहा है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, ऑटोमेटिक उस VM को मैप करा देता है स्टोरेज के अंदर, तो इसीलिए ये फास्ट होता है। थर्ड वाला होता है नेटवर्क ब्लॉक डिवाइस। ये सबसे स्लो होता है, बाय डिफॉल्ट होता भी यही है। लीस्ट एफिशिएंट ड्यू टू द नेटवर्क डेटा ट्रांसफर। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो नेटवर्क की स्पीड होनी चाहिए वो 10 Gbps होनी चाहिए। कैन यूज बी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन यूजफुल एज अ फेल बैक वैन अदर ऑप्शंस आर ट्रांजिटिवली अनअवेलेबल। यानी अगर आप इसको एज अ बैकअप यूज़ करते हैं, आपके पास जो ट्रांसपोर्ट मेथड बैकअप का होता है वो कौन सा होता है, नेटवर्क। यानी कोई भी आपने और मेथड सेलेक्ट किया हुआ है, अगर वो फेल हो तो आखिरी मेथड कौन सा होता है हमारे पास, नोड नेटवर्क ब्लॉक डिवाइस। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी, अब हम इसको डेमो करते हैं। तो मैं इसके लिए आ जाता हूँ अपनी मशीन पे। अच्छा, देखिए ये आप आ जाएंगे होम पे, होम के बाद आप आ जाएंगे बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये आपको टॉप में नज़र आ रहा होगा बैकअप प्रॉक्सीज। तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास एक VM की प्रॉक्सी मैंने बनाई है 134 जो मेरी यूज़ हो रही है। अच्छा, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ लेके आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें स्लाइड्स में बताई थी। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। तो ये इसका नाम आ गया। उसके बाद आप ट्रैफिक टूल में चले जाएँ। ये थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि वो होम लैब है मेरी, ऑफिस में तो मेरा ये इतना फास्ट होता है। देखिए ये आ गया ट्रांसपोर्ट मोड। अभी हमने डिस्कस किए थे ना, ट्रांसपोर्ट मोड 3 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और आपकी वर्चुअल अप्लायंस और नेटवर्क। तो ये इनको हम करते हैं चूज़। लेकिन चूज़ करेंगे तो इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये आपके जब भी कोई VM होगी तो आपको जो आपका ट्रांसपोर्ट मोड है वो चेंज करना होगा वर्चुअल अप्लायंस में। ये आपको सेटिंग करनी होगी। अभी हम एक नया प्रॉक्सी बनाएंगे तो उसके अंदर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है।
उसके बाद अब इसमें देखें ये डायरेक्ट स्टोरेज है, ये अगर फिजिकल सर्वर हो तो तब यूज़ करते हैं, अगर ये आपकी वीएम है तो वर्चुअल अप्लायंस यूज़ करते हैं, और फाइनली अगर कुछ कौन सा करते हैं, नेटवर्क। अच्छा देखें, मैंने आपको ये बताया था ना, फेल ओवर टू नेटवर्क मोड इफ़ द प्राइमरी मोड फेल, यानी इन तीनों में से अगर कोई मोड फेल होता है डायरेक्ट या वर्चुअल में से, तो फिर वो बाय जो उसका बैकअप मोड होगा वो कौन सा होगा, नेटवर्क। तो इस पर ये चेक लगा रहने दीजिएगा, उसका मौके कर देते हैं। अच्छा यहाँ लिखा होता है कनेक्टेड डेटाबेस, यहाँ एक सेटिंग होती है कि आप इसको मैनुअली बताते हैं वीम प्रॉक्सी सर्वर को कि आपके मैक्सिमम डेटाबेस किस डेटा स्टोर के अंदर है, जैसे मेरे इस डेटा स्टोर में, तो इसको सेलेक्ट करने से आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, आपको पता होगा कि आपकी मैक्सिमम मशीनें कौन से डेटाबेस के अंदर है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक बैकअप प्रॉक्सी बनती है। तो बैकअप प्रॉक्सी के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक मशीन बनाई हुई है, ये मेरा ये एक्साइज सर्वर है। आप भी एक सिंपल एक आपको फिजिकल मशीन बनानी पड़ेगी, आपको वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। आप विंडोज़ 10 का ओएस बना लें या सर्वर का बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंडोज़ 10 में भी सारा काम हो जाता है। तो अगर आपके इन्वायरमेंट में चल रहा है आपके पास वीम का सर्वर चल रहा है, तो उसका बैकअप प्रॉक्सी सर्वर ज़रूर बनाएं, उससे आप देखिएगा परफॉर्मेंस बहुत इनहेंस हो जाती है। ठीक है, ये मेरी सारी वीएम्स आ गई। इस वीएम के अंदर देखिए मैंने एक वीएम बनाई है वीम प्रॉक्सी सर्वर के नाम से। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर आपको मेरे सीपीयू नज़र आ रहे होंगे कि मेरे 4 सीपीयू और मेमोरी कितनी है, 4 GB है। एटलीस्ट इतनी तो रखिएगा, इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरी होम लैब है तो इसमें इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। अदरवाइज़ तो ये 8 GB तो होती है, मतलब 8 GB आपके 8 कोर और 8 GB तो आप रखें या 16 GB तक रखना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा अपने बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बैकअप प्रॉक्सी को सेलेक्ट कर लें। यहाँ ऊपर देखिए ऑप्शन आ रहा होगा ऐड प्रॉक्सी, या तो इसको राइट क्लिक कर लें तब भी ये आ रहा होगा, या ऊपर से इसको क्लिक कर लें तो ये आ रहा होगा, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है बैकअप प्रॉक्सी, इसको क्लिक नहीं करना। ये अगर आप करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, जो ट्रांसपोर्ट मोड फिजिकल होता है डायरेक्ट अटैच वाला वो बन जाएगा। हमें अगर वीएम पे अगर ट्रांसपोर्ट मोड बनाना है तो सेकंड ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा वीम बैकअप प्रॉक्सी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्या करें, उसका नाम दे दें, ऐड न्यू करके आप अपने केस के अंदर उसको आपको क्या देना पड़ेगा, आपको विंडोज़ की आईपी देनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ जाऊँगा तो ये आईपी मांगेगा, लेकिन मेरे पास ये एरर दे देगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये ऐड कराई हुई थी। तो आप सिंपल वहाँ आईपी दें, हम वापस इस आईपी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरी मशीन की आईपी है। उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट मोड को क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक में से हटा के क्या करता हूँ, मेरी वीएम है तो मैं इसको कर दूँगा वर्चुअल अप्लायंस। आपको भी यही करना होगा, ओके करते हैं। अगर इसी तरह आपको जो आपका डेटा स्टोर है उसको आप क्या कर लें, मैनुअल कर लें, और उसके बाद आपका जो डेटा स्टोर है जिसमें आपकी मैक्सिमम मशीन है उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ओके कर लें, मैक्सिमम कंपोनेंट कनेक्शन 2 ही रहने दें और इसको 2 नेक्स्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन हो जाएगा, आपके पास भी टाइम लेगा। सर्वर मशीन में भी ये तकरीबन सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन ये होम कंप्यूटर पे तो मिनट्स तो ले लेगा। तो फिलहाल मैं इसको पॉज करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आ रहा है एक ट्रैफिक रूल, इसको भी हम देख लेते हैं। नॉर्मल केस में आपको इसको चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन हम देखते हैं मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक। बेसिकली नेटवर्क ट्रैफिक क्या करता है, कंट्रोल इंक्रिप्शन थ्रॉटलिंग ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन थ्रॉटलिंग इज ग्लोबल। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट करता हूँ, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा आपका जो नेटवर्क रूल है वो बना हुआ है आपका किस नाम से, इंटरनेट का है। फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो बैकअप है वो आपका सोर्स आईपी से किसी इंटरनेट की मशीन के ऊपर चला जाए, यानी क्लाउड के ऊपर चला जाए, तो वो आप आईपी रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्रिप्शन करना चाह रहे हैं तो इंक्रिप्ट भी कर दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे बहुत सीपीयू यूजेज ज़्यादा हो जाता है। थ्रॉटलिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको कितनी बैंडविड्थ देना चाह रहे हैं, जैसे अभी 1 Mbps है, और क्या वो हर वक्त ये सारा ट्रैफिक को पास करे या कोई स्पेसिफिक पीरियड में। जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो 9 to 5 ना हो, तो 9 to 5 को आप सेलेक्ट करके डिसेबल करते हैं, इस दौरान आपके पास जो होगा वो ट्रैफिक मूव नहीं करेगा। बेसिकली नॉर्मल केस के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते, ये डिसेबल ही रहता है, क्योंकि हमारी जिस बैकअप जो हो रहा होता है वो नॉर्मल लैन के ऊपर ही हो रहा होता है, लेकिन वैन पे करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कर लें, उसके बाद आप अप्लाई करें, और उसके बाद ये कुछ अपनी सर्विसेज है वो इंस्टॉल करेगा आपके प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर। तो मैं फिर वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ और फिर रिज्यूम करता हूँ जैसे ही कंप्लीट होगा। तो देखें ये मेरा आपके पास ये मेरा बन गया है प्रॉक्सी सर्वर, जो मैंने इसमें अभी डायरेक्ट अटैच किया था। इसको हम जाके इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। आपको खाली यहाँ जाके
ऑटोमेटिक सिलेक्शन से हटा के इसको वर्चुअल अप्लायंस पे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करना है, अप्लाई करना है और फिनिश कर देना। अच्छा, ये आपने प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट कर लिया। अब आपको जब भी कोई जॉब बनाएंगे तो उसके अंदर आपके अंदर जो प्रॉक्सी सिलेक्शन होगा वो ऑटोमेटिक आ रहा होगा। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपका जो भी प्रॉक्सी सर्वर है उसकी आईपी देनी पड़ेगी। अभी डेमो के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक जॉब बनी हुई है, मुझे इसमें चेंज करना है अपना जो भी हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वीम प्रॉक्सी सर्वर। तो वो किस तरह से होगा, आप उसको राइट क्लिक करके एडिट कर लें। ये जॉब मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, तो इसके अंदर आप जाएंगे वर्चुअल मशीन्स पे। उसके बाद अपनी स्टोरेज पे आएंगे तो ऊपर सबसे पहले ऑप्शन नज़र आओगा बैकअप प्रॉक्सी, आप यहाँ चूज़ करें और इसके अंदर से आप इसको सेलेक्ट करके इसको हटा दें। इसका मतलब है जब भी आपके पास ये वाला स्टेप आएगा तो फिर आपको बैकअप प्रॉक्सी सर्वर चेंज करना पड़ेगा। इसको हम ओके कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो इसका मतलब है इसके अंदर बैकअप प्रॉक्सी सर्वर मेरा चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर बैकअप प्रॉक्सी सर्वर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एटलीस्ट आप मुझे कम से कम कमेंट में बताएं कि आपको सब कुछ समझ में आया या सब कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया, या ताकि मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव करूं, या इसमें कोई प्रैक्टिकल कमी है या थ्योरी ज़्यादा है, यानी कोई भी कमेंट दें, कोई अच्छा हो बुरा हो जो भी हो। और लास्टली ये कि मेरा चैनल जो है वो तकरीबन ग्रो होने वाला है, 1000 सब्सक्राइबर के करीब आ गया हूँ। तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए सब्सक्राइबर गेन करने में, तो ताकि मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर हो 1000, और ताकि फिर मैं और अच्छी कोई सीरीज़ शुरू करूं। वैसे मेरा इरादा है अभी मुख्तलिफ लिनक्स के ऊपर, फायरवॉल वगैरह के ऊपर मुख्तलिफ सीरीज़ शुरू करने का। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर अपना कमेंट्स दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ। थैंक यू वेरी मच।